में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साम्य स्थिरांक पर आधारित प्रश्न और द्रव्यमान क्रिया के नियम पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले केपी और केसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जो प्रत्येक स्टूडेंट को एकदम एक समान रूप से समझ में आएगा। ध्यान देने पर हर एक बात आप ध्यान देने का प्रयास करेंगे। चलिए ध्यान दिया जाए। तो हम बात कर रहे थे यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर आधारित कुछ क्वेश्चन का। टाइप 1 आपका प्रारंभ होने जा रहा है। साम्य स्थिरांक और द्रव्यमान क्रिया के नियम पर आधारित ये प्रश्न आप बनाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के बीच केपी एवं केसी का संबंध ज्ञात करना है। तो आप सभी स्टूडेंट को पहले दिखा दे कि केपी और केसी का जो संबंध है वो जिस पर आधारित आप एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं यही है। इसी में केपी और केसी का रिलेशन स्टैब्लिश करना है अलग अलग 3 दिए गए अभिक्रिया के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को हम डेल्टा एन निकालने के लिए सिखा दे कि जैसे मान लीजिए डेल्टा एन होता क्या है। जैसे डेल्टा भी आप लोग जानते हैं वेग का अंतर होता है, डेल्टा टी जानते हैं समय का अंतर होता है। तो उसी तरह यहाँ मोल की संख्या का अंतर होता है डेल्टा एन। और मोल की संख्या का अंतर कैसे निकाला जाता है बहुत आसानी से सीख लीजिए। प्रतिफल का मोल माइनस अभिकारक का मोल। प्रतिफल का मोल कितना दिखाई दे रहा है और अभिकारक का मोल कितना है, तो ये -1 + 1। तो आप 1 + 1 समझ रहे हैं यहां पर कितना आया 0। अगर आप इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर यहां प्रतिफल का मोल निकालने के लिए सीखे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिफल का मोल कितना 2 + 1 कितना 3 हुआ और माइनस अभिकारक का मोल। तो सभी स्टूडेंट पहले ये माइंड में सेट कर लीजिए कि डेल्टा एन क्या होता है, मोल की संख्या का अंतर। और मोल की संख्या का अंतर या मोल में परिवर्तन। तो मोल में परिवर्तन कैसे निकाला जाता है, तो प्रतिफल के मोल को पहले लिखा जाता है। प्रतिफल समझते हैं आप लोग एरो के बाद वाला, वर्ड पर ध्यान दीजिए। तो प्रतिफल का मोल एरो के बाद वाला होता है, ये 2 हो गया और अभिकारक का 1 + 1। तो यहां पर डेल्टा एन का मान क्या आया 0। और अब केपी और केसी के बीच संबंध हमको प्रदर्शित करना है। तो केपी और केसी के बीच जो फॉर्मूला हमने डिराइव करवाया है, जो नए स्टूडेंट आए हैं केवल इतना ध्यान देंगे कि ये फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा एन का मान आपने निकाला और देख लीजिए मान निकालने से आपको क्या मिल रहा है। यहाँ आरटी पावर क्या हो गया, किसी भी संख्या में पावर 0 होता है तो उसका मान। तो यहाँ पर केपी बराबर केसी इंटू 1 हो गया। तो सिद्ध हो गया आज के क्लास में कि केपी बराबर केसी, यानी केपी इस अभिक्रिया के लिए केपी का मान केसी के क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन बोला जाए। सेकेंड रिएक्शन बोलिए तो 2H2O इक्विलिब्रियम साइन 2H2 + O2। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। डेल्टा एन एकदम आराम से नॉर्मली एकदम ध्यान से समझिए, हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। यहाँ प्रतिफल का मूल निकलवाइए 2 और +1 ये हो गया। और अभिकारक का कितना 2 - 2 कितना हो गया 2 करे बल्कि 3 - 2 कितना गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, अगर हम केपी बराबर केसी आरटी पर पावर लिखे तो क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर अब आरटी वैसे ही रह जाएगा जो कहते हो। इसको आप कैसे समझेंगे, तो केपी बराबर आया केसी गुणे आरटी। अब आप ही बताइए 6 बराबर 3 × 2 यानी 6 के बराबरी में तब हो रहा है जब 3 का गुणा किससे हो रहा है। तो केसी तब केपी के बराबर होगा जब उसमें आरटी से क्या दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, क्या लग रहा है, केपी बड़ा है कि केसी, केपी बड़ा है। जिस तरह 6 बड़ा है 3 से, 3 में जब 2 से गुणा हो रहा है तब उसके बराबर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर केपी बड़ा हो गया किससे, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए आया केपी बड़ा है किससे। और अब तीसरा रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने आ रहा है, क्या आ रहा है देखिए 2SO2 + O2। जल्दी से डेल्टा एन बराबर बोलिए अगर समझ में आए तो। पहले प्रतिफल का मोल माइनस
2 + 1 और यहाँ -3 - 1 और अब Kp बराबर Kc RT पर पावर -1, यही ना, RT पावर -1। तो यहाँ पर अब बताइए कि संख्या पावर -1 होता है तो आप क्या लिखते हैं 1/x। तो उसी तरह यहाँ Kc बटा पावर 1 आपके समझने के लिए लिख रहे हैं हम। और अब हम समझना चाहते हैं आपसे कि 6 और यहां पर मान लीजिए 18 है और यहाँ 3, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि 6 तब होगा इसके बराबर जब ये 3 से, यानी ये 18 अकेले इस 6 से क्या है। तो उसी अंदाज में समझ सकते हैं कि Kp छोटा है किससे, Kc से। भाग लगेगा तब इसके बराबर होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए हमने बताया Kp का मान छोटा होगा किससे, तो ये था टाइप 1 जिसमें इन सभी अभिक्रियाओं के लिए Kp और Kc के बीच संबंध ज्ञात करना था। संबंध का क्या मतलब जरा ध्यान दीजिए। संबंध का मतलब कि Kp Kc के बराबर है, संबंध का मतलब Kp Kc से बड़ा है या Kp Kc से छोटा है। तो इसके लिए सबसे मेन कौन है, डेल्टा n। और डेल्टा n क्या है, मूल की संख्या का परिवर्तन। और मूल की संख्या का परिवर्तन कैसे निकलता है जी, प्रतिफल का मूल माइनस प्रतिफल कितना और अभिकारक कितना। अगर आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आया तो जो नए स्टूडेंट आए हैं इस रिएक्शन पर अभी तुरंत बताएंगे। जो नए स्टूडेंट आए हैं इस क्लास में या जो इस चैनल पर नए हैं वो सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलिए आप खड़ा जाइए। डेल्टा n का मान निकलवाइए। पहले प्रतिफल का मूल माइनस अभिकारक का मूल। अभिकारक यहां कितना मूल लेकर आया है, कुछ नहीं का मतलब। और यहां पर कितना लेकर आया है, कितना अंतर आया, -2। समझ में आ रहा है, बैठिए। अब Kp बराबर Kc RT पावर, क्या आप समझ पा रहे हैं कि Kp Kc RT का स्क्वायर, इसका मतलब है कि Kp छोटा है किससे। तो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन जब होगा तो आप सभी स्टूडेंट इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने समझाया। कुछ नहीं करना है, केवल डेल्टा n का मान निकालना है। डेल्टा n क्या होता है, मूल की संख्या का अंतर। और मूल की संख्या का अंतर के लिए प्रतिफल का मूल माइनस एरो के बाद वाला जो होता है वो प्रतिफल होता है। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन क्या ज्यादा कुछ समझने वाला है, ध्यान देंगे तब दिमाग में ठहरेगा और पूरा बात समझिए। इन 4 अभिक्रियाओं के लिए, 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आप सभी को साम्य स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। और ये 4 रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सामने है। और साम्य स्थिरांक 2 प्रकार का होता है, Kc एक Kp। तो आपको सांद्रता के पद वाला जो Kc है, सांद्रता के पद में ही अभिवाद करना है। तो साम्य स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना है। शुरू से एकदम 0 लेवल से इन सभी अभिक्रियाओं के लिए साम्य स्थिरांक हम लिखने के लिए सिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। जहां भी कोई अभिकारक या प्रतिफल, बोटपन, जहां भी कोई अभिकारक या प्रतिफल के बगल में S या L लिखा रहेगा। S का मतलब वो ठोस अवस्था में, L का मतलब गैस अवस्था में। तो शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव अवस्था में S रहेगा तो शुद्ध ठोस और L रहेगा तो शुद्ध द्रव। तो यहां शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव जो भी अवस्था में रहेगा, शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव दोनों में से कोई भी अवस्था में अगर कोई पदार्थ रहेगा तो उसकी सक्रिय मात्रा समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी। मतलब उसकी सांद्रता के नियत माना जाता है, मतलब एकांक माना जाता है। फिर से, जिसके बगल में S लिखा रहेगा सॉलिड और जिसके बगल में गैस लिखा रहेगा, गैस का बल्कि लिक्विड लिखा रहेगा, तो उन सभी के सक्रिय मात्रा का मान 1 हो जाएगा। मतलब हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। जो स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पर या इस क्लास में, जरा ध्यान दीजिए। सक्रिय मात्रा बोलते हैं तो ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं x की सक्रिय मात्रा। आपके भाषा में
X की सांद्रता मोल प्रति लीटर में। फिर से सीखिए, अगर हम लिख दिए यहाँ NO2 तो हम पढ़ेंगे NO2 की सांद्रता या NO2 की सक्रिय मात्रा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। फिर से इसको हम क्या पढ़ेंगे, M की सांद्रता या M की सक्रिय मात्रा। और ये M की सक्रिय मात्रा या सांद्रता के बगल में अगर S रहेगा तो 1, L रहेगा तो भी 1। तो 2 यहां पर बात समझना है कि शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव अवस्था में किसी अभिकारक या प्रतिफल की सक्रिय मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है अभिक्रिया के दौरान, इसलिए इसके मान को एकांक माना जाता है, 1 लिखा जाता है। केवल शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव, जो गैस होगा उसका नहीं, जो AQ लिखा जाएगा उसका नहीं। तो ये सारा बात समझाते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को बनाना। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दे कि आप लोग को हम सिद्ध कर चुके हैं कि दाब जो है सांद्रता के क्या होता है। तो जहां गैस का सांद्रता का बात होगा, गैस के सांद्रता का जहां बात होगा, वहां गैस के आंशिक दाब को भी आप लिख सकते हैं। और आंशिक दाब को ऐसे लिखा जाता है P गैस। इसको पढ़ते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का आंशिक दाब। तो यहाँ इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, जो चीज हमने बताया इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या क्या बताया। सबसे पहले कि शुद्ध ठोस और शुद्ध द्रव अवस्था में किसी भी अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, मतलब नियत होती है। इसलिए रासायनिक गणना करते समय इसके मान को 1 माना जाता है, एकांक माना जाता है, यूनिट माना जाता है। तो जिसके बगल में S, जिसके बगल में L रहेगा तो उसका मान 1। और दूसरा बात क्या बताए, दूसरा बात ये बताए कि जिस गैस की सांद्रता जो है, गैस के आंशिक दाब की क्या होती है, इतना अगर आता है तो अब आप इन सभी क्वेश्चन को बनाने का कैपेसिटी रखते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहीं पर बना दे रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, इसलिए समझ में अच्छे से आएगा। अब एक चीज और सिखा दे, थोड़ा सा ये भी सीख लीजिए तब यहाँ आइएगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट जिनको साम्य स्थिरांक का व्यंजक नहीं लिखने आता है या साम्य स्थिरांक नहीं लिखने आता है, सीखिए। एकदम शुरू से बता रहे हैं, सबको आएगा ही आएगा ध्यान देने पर। अगर आप आते हुए ध्यान नहीं देंगे तब नहीं आ सकता है पीछे। तो यहां पर हम KC बराबर लिखना चाहते हैं। एक लाइन का मूल मंत्र है कि साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखना है तो प्रतिफल की सक्रिय मात्रा को ऊपर लिखा जाता है और अभिकारक की सक्रिय मात्रा को नीचे। फिर से, प्रतिफल कौन है, एरो के बाद वाला प्रतिफल होता है। तो C की सक्रिय मात्रा और D की सक्रिय मात्रा का गुणनफल ऊपर, और A की सक्रिय मात्रा और B की सक्रिय मात्रा का गुणनफल, ये सक्रिय मात्रा का गुणनफल है प्रतिफल का, ये सक्रिय मात्रा गुणनफल है अभिकारक का। जिसको नहीं आया लास्ट बार यहां सीखने का प्रयास कीजिए। M + N इक्विलिब्रियम साइन X + Y। तो यहां KC बराबर लिखना है तो X की सक्रिय मात्रा, Y की सक्रिय मात्रा, M की सक्रिय मात्रा, N की सक्रिय मात्रा। ठीक है, तो ये था सिंपल रिएक्शन का जिसमें कोई गुणा में नहीं था। अब देखिए इसमें गुणा में आ गया, यहां पर गुणा में आ गया 2, यहां गुणा में आ गया 3, यहां आ गया 3 और यहां आ गया 2 गुणा में। तो हम इन लोग को सिखाए हैं कि जितना गुणा में रहता है तो यहां पर हो जाएगा X की सांद्रता पावर, Y की सांद्रता पावर और M की सांद्रता पावर 3। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो जल्दी से N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम साइन 2NH3। घबराना नहीं है, एकदम आराम से। हम आपको बस इतना ही समझा है कि प्रतिफल वाला सक्रिय मात्रा ऊपर और अभिकारक वाला नीचे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया सही सही तो अब एक बार में सही सही लिखवा दीजिए। स्टार्ट। KC बराबर NH3 पावर, बोलिए N2 पावर 1, ठीक है, और H2 गुणा में 3 है। इतना अगर आ गया सब कुछ तो आपके लिए टाइप 2 का क्वेश्चन दाएं बाएं का खेल हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, साम्य स्थिरांक का व्यंजक पहला समीकरण के लिए स्टार्ट। सबसे पहले CaO, S है
सक्रिय मात्रा, इसको पढ़ेंगे CaO की सक्रिय मात्रा, पढ़िए। बटा में CaCO सक्रिय मात्रा S न है तो S लिख दिए। अब जरा सोचना शुरू कीजिए, हमने क्या बताया था, शुद्ध ठोस शुद्ध द्रव जो जो होगा, तो देख लीजिए इसका मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 1, तो ये दोनों का मान 1 गुणा Kc बराबर 1 गुणा CO2 कोष्ठ में G बटा में 1, आंसर आ गया CO2 कोष्ठ में G। अगर इसका मान दिया रहता तो यही मान आंसर हो जाता इसका। अगर वास्तव में समझ में अच्छे से आप लोग को आ गया तो जल्दी से दूसरा समीकरण का आंसर सही सही लिखवाई। Kc बराबर AgNO3 ब्रैकेट में H2O बटा में Ag2O HNO3 पावर, बट पर ध्यान देंगे ये 1 E1, फाइनल आंसर एक बार में लिख रहा है, क्या हो जाएगा AgNO3 पावर 2 HNO3 क्या लग रहा है कि आप लोग दूसरा और तीसरा बना, तीसरा और चौथा बना सकते हैं? कोई दिक्कत? जल्दी से तीसरा का